हाँ जी। तो कल पढ़ाया था वो याद किया कि नहीं किया? तो थोड़ा सा टॉपिक था, चंद्रसेन ही पढ़ाया था, याद कर ही लिया होगा आपने। लो मैं फिर भी रिवीजन करवा दूं उसका, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के लिए अपने काम का है। तो नॉर्मली हमने पढ़ा था कि मालदेव अपने दो बड़े बेटों को राजा नहीं बनाता है। एक बड़े बेटे का नाम था राम, उसको तो निष्कासित ही कर दिया था, यहाँ से निकाल ही दिया था, उसको नहीं बनाया था। और फिर उदय सिंह को भी नहीं बनाया था। तीसरे बेटे चंद्रसेन को बना दिया था। इसलिए बड़े वाले बेटे नाराज हो गए थे, हालांकि राजी करने की कोशिश की थी। राम को गुंदोज दिया था, उदय सिंह को फलोदी दी थी, एक रायमल और भाई था उसको सिवाना दिया था, चंद्रसेन को जोधपुर का राजा बनाया, पर वो बाकी वाले भाई नहीं माने। और उदय सिंह के और चंद्रसेन के बीच तो लोहावट के अंदर युद्ध भी हो गया था आपने। लेकिन फाइनली चंद्रसेन एक बार तो किले पर बैठ ही जाता है, जोधपुर पे कब्जा कर ही लेता है। पर राम उधर अकबर के पास गया। अकबर तैयार बैठा था, मालदेव जैसे बड़े शासक के टाइम तो अकबर की पार नहीं पड़ी आक्रमण करने की। अब उसे लगा यार मालदेव के खुद के घर में लड़ाई हो रही है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। और भाई अकबर ने हुसैन कुली खान को कहा, जा भाई सहायता कर राम की। तो 1564 में हुसैन कुली खान अपने यहाँ पर हमला करता है जोधपुर पर। चंद्रसेन को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, भाई की सेना आई है, साथ में हुसैन कुली खान भी आया है। तो किला खाली करके भादराजून, जालोर के अंदर अपने एक जगह पड़ती है भादराजून, वहां पर चला गया। इतने में 1570 के अंदर अकबर अजमेर आया हुआ था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने के लिए। जब यहाँ पर आया हुआ था तो अकबर नागौर जाता है, और नागौर जाके पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को बुलाता है और बुला कहता है कि यार अपने अकाल पड़ा हुआ, तो अकाल पे बात करनी है, सारे आओ यहाँ पे। गए भाई सारे राजा वहां पे। वहां पे बीकानेर का राजा कल्याणमल आया था, जैसलमेर का राजा हर्राज आया था, चंद्रसेन का छोटा भाई उदय सिंह गया था। और ये जाके अकबर के पास जाते हैं, तो अकबर इनको कहता है भाई बाकी अकाल वाली बातें तो बाद में करेंगे, तुम तो ये बताओ संधि कौन कौन कर रहे हो। और इन तीनों ने संधि कर ली, ये तीनों अकबर के मनसबदार बनने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं चंद्रसेन भी बातचीत करने के लिए गया था, लेकिन जब चंद्रसेन ने जाके देखा कि अकबर का पूरा झुकाव उसके भाई उदय सिंह की तरफ है, तो उसको लगा अपने को तो कुछ मिलना नहीं। तो कहते हैं वो बिना अकबर से मिले कैंप खाली करके वहां से वापस आ गया। अकबर को बड़ा गुस्सा है कि अच्छा मेरे से मिलेगा भी नहीं तू। और उसने भादराजुन पे अटैक कर दिया। भादराजुन पे किया तो चंद्रसेन सिवाना चला गया। सिवाना के बारे में मैंने बताया था, वो एक तरीके से राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, राठौड़ों का सेफ हाउस था। सिवाना गया, सिवाना पर अटैक हुए तो आगे वो पीपलुंद की तरफ गया, पीपलुंद पे अटैक हुए तो कानूजा चला गया। उसने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और अकबर ने अटैक करने बंद नहीं किए। फाइनली पाली के अंदर अपने सारण की पहाड़ियां हैं, वहां सिंचियाई नाम के गांव में रुका हुआ था। एक सामंत था बेरसल राठौड़ नाम करके, या बेरीसाल राठौड़ नाम करके, उसके घर पे खाना खाने के लिए गया था। पहले दोनों के बीच में थोड़ी तनातनी थी, मेल मिलाप का प्रयास किया गया था। वहां से आते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो कहा जाता है कि उन बाकी लोगों ने जहर दे दिया था बेरीसाल ने मिलके कि भाई ये मान नहीं रहा, ऐसे कब तक पार पड़ेगी अपने। अब हम कहते हैं कि चंद्रसेन जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप लड़ा था, उसी प्रकार मारवाड़ में चंद्रसेन लड़ा है। विश्वेश्वर नाथ रेव नाम के एक बड़े इतिहासकार में उन्होंने कहा चंद्रसेन को कि वो मारवाड़ का प्रताप है। फिर लोगों ने कहा था प्रताप ने तो 1572 में लड़ना शुरू किया था, बंदा तो 1570 नागौर कोर्ट के बाद में लगातार लड़ा है। तो कहा भाई वो कहीं ना कहीं प्रताप के आगे आगे चलने वाला पाइनियर है, वो पाइनियर ऑफ प्रताप है। पर लोगों ने कहा कि प्रताप बाद में याद रखा गया, लेकिन चंद्रसेन बाद में इतना याद नहीं रखा गया लोगों द्वारा। इसलिए चंद्रसेन फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है, विस्मृत नायक है वो मारवाड़ का। हम कहते हैं फिर उसको मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाए, क्यों कहा जाता है? तो हम कहते हैं साहब दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दोनों के लड़ने का तरीका एक ही था, गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर, छापामार युद्ध प्रणाली जिसको कहते हैं, उस तरीके से लड़े थे। दोनों के जो भाई थे वो अगेंस्ट थे। प्रताप के उधर जगमाल, सगर, शक्ति सिंह अगेंस्ट हो गए थे, इधर आपके राम, उदय सिंह, ये सारे अगेंस्ट हो गए थे। दोनों के एक मोस्ट ऑफ द टेरिटरी पे अकबर कैप्चर कर लेता है, लेकिन जो थोड़ी सी लैंड बची हुई थी उसके दम पर दोनों ने लड़ाई की। हम पढ़ते हैं कि उधर चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, और एक बार तो कुंभलगढ़ गोगुंदा वाला टोटल इलाका अकबर के पास चला गया था। इधर भी भादराजून, सिवाना, नागौर, मेड़ता, अजमेर वाला सारा इलाका अकबर के पास में चला गया था। तो ये इनके बीच में कुछ समानताएं हैं। अब फिर हम कहते हैं कि जब चंद्रसेन और प्रताप में केवल समानता ही नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है, दोनों के बीच में डिसिमिलरिटीज भी है। जैसे तो कि प्रताप का जो मुगलों का रेजिस्टेंस है, मुगलों के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है, वो उसके कोरोनेशन के साथ ही क्लियर कट है कि मुझे मुगलों से लड़ना है। और उस बंदे ने एक बार भी मुगलों के साथ संधि की कोशिश नहीं की। पर यहाँ चंद्रसेन वाला 1570 के बाद ही शुरू होता है, नागौर कोर्ट के बाद ही शुरू होता है। तब तक थोड़ा सा मामला डामाडोल लगता है। प्रताप वाला प्रताप के मरने के बाद उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। यहाँ चंद्रसेन के मरने के बाद उसके भाई वगैरह संधि कर लेते हैं, कंटिन्यू नहीं हो पाया था।
प्रताप कहीं ना कहीं मुगलों से आमने सामने की टक्करें लेता है, बैटल ऑफ दिवेर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चंद्रसेन ऐसा कोई डायरेक्ट बैटल नहीं लड़ पाया था, हमेशा वो छापा मार में लगे रहे थे। हम कहते हैं कि प्रताप एक परमानेंट बेस बना लेता है चावंड में, चंद्रसेन ऐसा कोई परमानेंट बेस नहीं बना पाया था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह चलता रहा था। प्रताप कहीं ना कहीं लोकल पब्लिक को शामिल करने में सफल हो जाता है, चंद्रसेन के लिए कहा जाता है कि लोकल पब्लिक को शामिल नहीं कर पाया था अपने साथ में। फिर कहा कि जब इतने डिफरेंसेज है तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाए, पर हम कहते हैं कि भाई आप डिफरेंसेज यदि देखते हो तो थोड़ी सी कंडीशन और देखिए। प्रताप की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, प्रताप हिली एरियाज के अंदर था, जहां पे छापामार युद्ध बहुत सरलता से किया जा सकता और खाने पीने की सामग्री भी खूब सारी मिल जाती है। चंद्रसेन के पास में ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं था, बहुत ही एडवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, जहां पे एक डेजर्ट पड़ा है, प्लेन डेजर्ट पड़ा है, ना खाने पीने की कोई वस्तु, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, कहां से पैसे आए, कहां छुपो आप जाके। फिर दूसरा, प्रताप को भामासा और ताराचंद जैसे डोनर मिल गए थे, यह मारवाड़ मंगतों की धरती थी, चंद्रसेन को ऐसा कोई डोनर और नहीं मिल पाया था, उसके बावजूद बंदे ने संघर्ष किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर नागौर कोर्ट की बात कर रहे थे, 1570 में अकबर नागौर कोर्ट लगाता है, उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव यह था कि मुझे फेमाइन रिलीफ वर्क्स स्टार्ट करने हैं, लेकिन वास्तव में जो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं जो राजस्थान के राजा है, राजस्थान के रूलर्स है, उनको अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ। कि बीकानेर के राजा कल्याणमल ने, जैसलमेर के राजा हरराज ने, उदय सिंह ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। अकाल राहत के तहत भी उसने यहाँ पर एक पौंड बनवाया था, शुक्र पौंड बनवाया था उसने। जब चंद्रसेन अब यहां से चला गया, जोधपुर किसको दे, एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया, तो कल्याणमल का बेटा था राय सिंह, बीकानेर का जो राजकुमार था, उसको यहाँ 3 साल के लिए 1572 से लेके 1574 तक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। नागौर कोर्ट राजस्थान के हिस्ट्री का वाटर साइड है। नागौर कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि कौन मुगलों के साथ और कौन मुगलों के खिलाफ है। नागौर कोर्ट ये भी तय कर देता है कि अब आगे जो राजस्थान में राजा बनेंगे वो कहीं ना कहीं मुगल डिपेंडेंट किंग होंगे, वो लड़ेंगे, बहादुरी अब भी होगी, लेकिन वो बहादुरी किसके लिए होगी, उनकी मुगलों के लिए। नागौर कोर्ट से एक बार एक अच्छा डिप्लोमेट ठहरता है और उसने बिना लड़े राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवा दी थी, राजस्थान के राजाओं को अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवा दी थी। एक पॉजिटिव पक्ष उसका यह है कि जब कोई भी ट्रीटी होती है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं युद्ध बंद होते हैं, युद्ध बंद होते हैं तो पीसफुल एनवायरमेंट जो होता है वो स्टेब्लिश होता है, और पीसफुल एनवायरमेंट कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। इसके बाद भी देखा गया, मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको, कि राजस्थान की जो पेंटिंग्स है उसका तो विकास ही पूरा का पूरा अकबर के समय में हुआ है, क्योंकि तब तक जाके राजस्थान में शांति स्थापित हो गई थी। आज अपने उससे आगे पढ़ते हैं, जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे। मैंने बताया कि 1581 के अंदर चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, अकबर जोधपुर को खालसा कर देता है। खालसा का मतलब वह भूमि जो सीधे सेंटर के अधीन हुआ करती थी, वह भूमि जो सीधे केंद्र के पास में रहा करती थी, उसको बोलते थे खालसा। 2 साल तक खालसा रखा। उसके बाद में उसने चंद्रसेन का जो भाई था उदय सिंह, जो 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था, उसको जोधपुर का राजा बना दिया था। तो आगे हम उसी की बात करेंगे। तो 81 से 83 तक तो खालसा था, और 83 के अंदर उदय सिंह को राजा बना दिया। कहते हैं शरीर में थोड़ा मोटा था, इसलिए उन्होंने नाम निकाल दिया था मोटा राजा। कहते हैं अकबर के दरबार में 2 बंदे मोटे मोटे थे, एक चारण कवि थे वो मोटे थे, एक उदय सिंह था ये मोटा था, इसलिए उदय सिंह को तो कहता था मोटा राजा, और उन चारण कवि वो भी मोटे थे, उनको कहता जाडो चारण। जाडो जाडो मतलब ही मारवाड़ी में मोटे को ही कहते हैं, तो एक वो जाडा चारण हो गया और एक ये मोटा राजा हो गया। तो वो मोटा राजा अकबर ने निकाल दिया था, इसलिए मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। टाइम पीरियड याद रहे तो कर लेना, 1595 तक रहा था। पर 83 वाला याद रखना कि 81 के अंदर चंद्रसेन मरता है, 83 के अंदर ये बनता है। बीच में क्या किया गया था, बीच में खालसा कर दिया था उसने, खालसा की बात मैंने पिछली बार बताई थी। अब और क्या क्या चीजें इसके अंदर वो पढ़ लेते हैं अपने। तो मैंने बता ही दिया कि इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहाँ बताने वाली बात यह है कि ये मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा था, मारवाड़ का पहला राजा। मारवाड़ में इससे पहले किसी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो ये याद रखना। कोई पूछे कि मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की, फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़ हु एक्सेप्टेड सुपरमेसी ऑफ अकबर, वो यही था। मारवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और केवल अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बाकायदा मैरिटल रिलेशंस स्टैब्लिश किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, अपनी बेटी की शादी की थी। बेटी का नाम था मानबाई। मानबाई नाम की इसकी बेटी थी जिसकी शादी जहांगीर के साथ की गई थी। सलीम जिसको कहते हैं, तब जब तक वो राजकुमार था उसका नाम था सलीम, और जब वो मुगल बादशाह बन गया था तब उसका नाम हो गया था जहांगीर। मानबाई नाम था उसका, सॉरी मानबाई नहीं, मानीबाई,
ये थोड़ा सही कर लेना आप, इसमें मानबाई लिख दिया इन्होंने, मानीबाई नाम था भाई, मानबाई जो जयपुर की राजकुमारी थी, मानीबाई नाम की राजकुमारी थी, और उसके साथ में सलीम की शादी की, जहांगीर की शादी की। मानीबाई चूंकि जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए इसी का एक नाम और है जोधाबाई। पहले अक्सर राजकुमारियों के नाम जहां की वो हुआ करती थी उसके नाम पे रख दिए जाते थे। जैसे कभी आपने रामायण महाभारत पर ध्यान दिया हो तो मिथिला की राजकुमारी थे सीता, इसलिए उनका नाम है मैथिली। विदेह प्रदेश की राजकुमारी थे वो, इसीलिए उन्हीं का एक नाम और वैदेही। मध्य देश की राजकुमारी थी, इसलिए नकुल और सहदेव की माता थी माद्री। कौंते देश की राजकुमारी थी, इसलिए नाम था कुंती। केकई देश की राजकुमारी थी, इसलिए नाम था केकई। कौशल देश की राजकुमारी थी, इसलिए नाम था कौशल्या। गंधार देश की राजकुमारी थी, इसलिए नाम था गंधारी। मंदोर देश की राजकुमारी थी, इसलिए थी मंदोदरी। तो पहले अक्सर राजकुमारियां जहां की हुआ करती थी उस नाम से उसको पुकारा जाने लगता था। तो जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए नाम पड़ गया जोधाबाई। और इसको इसका भी एक टाइटल है, इसको भी एक उपाधि मिली हुई थी, और वो उपाधि थी जगत गोसाई। जगत गोसाई मतलब, जगत मतलब दुनिया, गोसाई मतलब मालकिन, स्वामिनी, ऑनर, पटरानी टाइप का जो टाइटल होता है वो था, तो जगत गोसाई। तो मानीबाई वो राजकुमारी थी जो उदय सिंह की बेटी थी, इसकी शादी सलीम के साथ की हुई थी। सलीम कह दो या आप उसको जहांगीर कह दो, और चूंकि वो जोधपुर की राजकुमारी थी इसलिए उसी का नाम क्या रख दिया गया, जोधाबाई। और उसकी एक उपाधि है, और वो उपाधि क्या है, जगत गोसाई। अब जब फिल्में बनती है तब हम खूब सारे विवाद देखते हैं, और फिल्में हमें कई सालों से बताती रहेगी जोधा अकबर, जोधा अकबर, पर नहीं है भाई। आपने फिल्में हिस्ट्री नहीं सिखाती है वास्तव में, और फिल्मों वाले तो अपने साफ साफ शुरुआत के अंदर लिखते हो रहे कि हमारी इस कहानी का इतिहास के साथ कोई लेना देना नहीं है। यदि भूत के, वर्तमान के किसी भी चरित्र से ये मिलता जुलता है तो उसे केवल कोइंसिडेंस समझा जाए, उसे केवल संयोग समझा जाए। फिल्में और कहती है कि हमारा उद्देश्य इतिहास बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, इसलिए हम किसी की लुगाई कहीं दिखाएं, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वो तो बाबड़े लास्ट में एक लाइन और लिखते, आप पढ़ते नहीं, वो कहते हैं इतिहास सीखना हो तो स्प्रिंग बोर्ड वाली क्लास लेना, तो वो इतिहास ढंग से बता देंगे, वरना पता नहीं चलेगा। पर हमारे दिमाग में इतने सालों से वो जो सीनियरियो बिठाया हुआ वो वैसा नहीं है। मुझे अब भी याद आता है कि जब जोधा अकबर मूवी आई थी तो आशुतोष गोवारिकर का बाकायदा स्टेटमेंट था। हुआ क्या कि जब मुगले आजम मूवी आई थी, के आसफ ने जब मुगले आजम बनाई थी, उसके अंदर उन्होंने गलती से अकबर की वाइफ का नाम जोधा दिखा दिया। उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं, और मुगले आजम इतनी ज्यादा हिट हुई कि हम सबकी जबान पर आ गया। आशुतोष गोवारिकर ने जब मूवी बनाई, सोशल मीडिया था, लोगों को पता चला, लोगों ने उसको अपोज किया। अपोज किया आशुतोष गोवारिकर का, भास्कर में पूरा इंटरव्यू आया था, और आशुतोष गोवारिकर ने कहा कि मैं जानता हूं कि जोधा नाम की पत्नी अकबर की नहीं थी, मुझे यह भी पता है कि जोधा नाम की लड़की जयपुर की भी नहीं थी, मुझे यह भी पता है कि जोधा नाम की लड़की जोधपुर की थी और उसकी शादी अकबर से नहीं सलीम से हुई थी। मैं यह भी जानता हूं कि जयपुर की जिस लड़की की शादी अकबर के साथ हुई थी उसका नाम हरखाबाई था। पर यदि मैंने मेरी मूवी का नाम हरखा अकबर रख दिया तो लोग देखने नहीं आएंगे। मेरा उद्देश्य लोगों को मूवी दिखा के पैसे कमाना है, नहीं कि इतिहास बताना है। तो प्लीज, मैं जो बना रहा हूं उसको इतिहास की दृष्टि से ना देखा जाए। पर बाद में हम ये कहते हैं कि नहीं साहब, कहीं ना कहीं चीज लोग सब प्रभावित होते ही हैं। हर कोई किताब खोल के थोड़ी बैठेगा इतिहास देखने के लिए, उन चीजों से भी लोग सीखते हैं। इसलिए यदि थोड़ा सा बॉलीवुड वाले उस टाइम रिसर्च कर ले तो थोड़ी भली बात हो जाए। पर बॉलीवुड वाले चूंकि अपने रिसर्च नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी सारी कंट्रोवर्सीज खूब सारी आ जाती है। और तो मुझे तो हिस्ट्री की जब भी कोई मूवी देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तुम तो ही थोड़ा ढंका रहता। मुझे याद है आशुतोष गोवारिकर ने एक और बहुत सा फर्जीवाड़ा रचा था, मोहनजोदड़ो। अरे वाहियात वाहियात मूवी है कि पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी है उसको उल्टा करके रख देती हो। आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, और मैं कहता हूँ जो 6th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, तो उसके अंदर आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो मात्र प्रधान सभ्यता थी, कि उसमें विमेन एम्पावरमेंट था, उसमें महिलाओं की चलती थी। उसके अंदर और आएगा कि उसमें जो भी रूलर क्लास रहा होगा वो ब्राह्मण रहा होगा, क्योंकि इतने ज्यादा या ब्राह्मण रहा होगा या व्यापारी रहा होगा, क्योंकि या तो व्यापार की चीजें मिलती है उसके अंदर ज्यादा, या कर्मकांडों की चीजें मिलती है। और कि क्षत्रिय नहीं रहे होंगे क्योंकि युद्ध के हमें कोई भी अवशेष यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं, हमें यहाँ पे हथियार नहीं दिखाई देते, इसका मतलब क्षत्रिय नहीं रहे होंगे, वरना तो मारकाट मचाते क्षत्रिय होते तो पक्का का पक्का। अब उस मूवी को देखो, हर तीसरे मिनट बाद जो उसमें हथियारों की खरीद फरोख्त है,
कोई ना कोई हथियार बेचने के लिए आ रहा है। हर तीसरे सीन में किसी ना किसी को उल्टा लटका रखा है मार के। इससे ज्यादा हिंसक, इससे ज्यादा हथियारों वाली सभ्यता तुम किसको दिखाओगे और कैसे दिखाओगे जो तुमने उसमें दिखाई। कहते हैं मात्र प्रधान सभ्यता थी। उस मूवी का प्लॉट ही है कि उसमें महिलाएं मार ही खाती रहती है। कहते जब ब्राह्मण रूलर हुआ करते थे उसका प्लॉट ही है कि उसमें ब्राह्मण चुप रहता है, इस वजह से पूरी मूवी 3 घंटे तक चलती। और इन्होंने और खूब सारे ऐसे रचे होंगे। ये आपके कौन से बाजीराव मस्तानी, वो तो देख के जीव रोता है यार। बाजीराव जब मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ते हैं तब लगता है यार क्या योद्धा रहा था वो भारत का, जिसने अटक से कटक तक मराठों का झंडा लहरा दिया था। और उस मूवी में बापड़े को सिवाय देवदास की कुछ ही नहीं बताया, नाच गाने और करवाए। उस मूवी में वास्तव में किसी ने अच्छा एक्टिंग किया, उसमें तो रणवीर सिंह की तो वाहियात एक्टिंग, और किसी ने वास्तव में ढंग की एक्टिंग की है तो वो है प्रियंका चोपड़ा। और मुझे लगता है उस मूवी का नाम बाजीराव मस्तानी होना नहीं चाहिए, उस मूवी का नाम काशीबाई होना चाहिए। तो उसकी एक्टिंग टपकती है उस मूवी के अंदर, वो अपने एक्टिंग के चरम पर है। बाकी तो दीपिका पादुकोण ने, रणवीर सिंह ने, मुझे लगता है संजय लीला भंसाली को पैसे वापस ले लेने चाहिए। फर्जियों, इतनी फर्जी फर्जी एक्टिंग भी कोई करता है, पर चली भाई मूवी खूब। और शायद मुझे लगता है अपने लोग इतिहास देखने भी नहीं जाते, अपने लोग डांस देखने जाते हैं। अपने लोगों को दीपिका पादुकोण देखनी होती है, रणवीर सिंह देखना होता है, वो अगला दिखा देता है। अपनी पोत चोड़े अपने खुद ही दे देते हैं। जब उसको पता ही चल जाता है कि इनको यही देखना है तो अगली बार वो दूसरा कोई ना कोई ऐसा हास्यास्पद ड्रामा रच के रख देता है, हम वापस देखते हैं। तो प्लीज आप चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, आप ध्यान देना कि नहीं, वो है जो मानी बाई जो थी उसी का नाम एक और जोधाबाई है, उसी की जो उपाधि है वो जगत गोसाई है, उसको ये टाइटल मिला हुआ था। तो और मानी बाई की शादी सलीम के साथ की गई थी, जहांगीर के साथ की गई थी, और वो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। और पढ़ते हैं, देखो इसके बाद आगे पढ़ते हैं। लो थोड़ी सी एक बात और बताऊं, एक बंदे के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, तो कल्ला राय मलोथ। सुनना मेरी बातें थोड़ी सी ढंग से समझ में आएगी आपके। मैंने अभी बताया था आपको कि मालदेव ने जो 4 बेटे थे उनमें से मुख्य जो 4 बेटे थे उनमें 2 बड़े वाले को बाईपास करके तीसरे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। चंद्रसेन का जो बड़ा भाई था राम, इसको गुंदोज की जागीर दी गई थी। जिन उदय सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन उदय सिंह जी को फलोदी की जागीर दी हुई थी। चंद्रसेन खुद राजा बना ही था। एक भाई और था रायमल, और रायमल को शिवाणा की जागीर मिली थी। रायमल ने शुरू में तो पंगे किए लेकिन बाद में चुपचाप हो गया था। इस रायमल का बेटा था कल्याण सिंह। वो इस रायमल का बेटा था कल्याण सिंह। तो जब रायमल मर गया तो शिवाणा का अगला फ्यूडल लॉर्ड कौन बनेगा? तो अगला फ्यूडल लॉर्ड कल्याण सिंह बन जाएगा। उस कल्याण सिंह के घर का नाम है कल्ला, क्योंकि वो रायमल का बेटा था इसलिए उसका नाम है रायमलोथ। तो याद रखना भाई। तो अब 2 बात सीधी सीधी सी है कि कल्ला रायमलोथ कौन है? तो कल्ला रायमलोथ चंद्रसेन के भाई या उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा है, या मैं कहूं तो उदय सिंह का भतीजा है। कहां का सामंत है, कहां का फ्यूडल लॉर्ड है? तो शिवाणा। शिवाणा का सामंत हुआ करता था, शिवाणा का फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था। तो कल्ला रायमलोथ का ध्यान रखना भाई। कल्ला रायमलोथ कहां का था? तो शिवाणा का था कल्ला रायमलोथ। अब बात क्या हुई थी कल्ला रायमलोथ के बारे में, सुनना आप, बात सुनो मेरी। कहते हैं कि जब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी तो कल्ला रायमलोथ ये तो बेचारे छोटे मोटे सामंत थे, तो इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर रखी थी अकबर की। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ, अकबर के दरबार में सभी सामंत वगैरह सारे के सारे बैठे हुए। अब राजा महाराजा आपस में बात ही करते रहते, इधर उधर अभियान की बात कर लेते, किसी युद्ध में जाना है और जाना है, और तो क्या बातें होती। उस टाइम को जीएसटी तो लेना नहीं होता था कि उसके बारे में जीएसटी काउंसिल बनाओ, कोई सीए एनआरसी लाओ, कोई कश्मीर की समस्या देखो, ये तो था नहीं। नॉर्मल बातचीत चल रही थी। अपने बूंदी का एक राजा हुआ करता था सुरजन, सुरजन नाम करके बूंदी का राजा था, और 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। 1569 में सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बूंदी का राजा था। सुरजन भी दरबार में बैठा हुआ था। कहते हैं अकबर ने अचानक सुरजन को कहा कि महाराज सुरजन, बूंदी नरेश सुरजन, मैंने सुना है कि यार तुम्हारी बेटी शादी योग्य। सुरजन ने कहा हाँ साहब एकदम सही सुना है, मेरे बेटे की शादी करनी है। तो क्यों ना तुम उसकी शादी जहांगीर के साथ कर दो। सुरजन जहांगीर के साथ शादी करना नहीं चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि बादशाह के दरबार में बादशाह को मना करने का मतलब है शाम तक पकोड़े बना खा जाएंगे यहाँ पे। और उसको और कुछ दिमाग में आने, उसने हाथों हाथ कहा अरे साहब आपने पहले क्यों नहीं कही ये बात, इतना लेट कर रहे हो आप, पहले कहते तो मैं पक्का जहांगीर के साथ कर देता।
अकबर ने कहा क्यों, लेट कैसे, अब क्या हो गया? उसने कहा मैंने अब तो लड़की की सगाई कर दी। अकबर को उसके चेहरे से लग गया कि बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन अकबर ने वापस कहा कर दी, पता ही नहीं चला यार किसके साथ किया। अब कल्ला रेमड़ो लगा यार वापस फंसा दिया, अब किसके साथ किया, अब किसका नाम ले। भरे दरबार में देखा, सारे के सारे जो थे वो नीची गर्दन करके बैठे हुए थे। केवल एक कल्ला रायमलोथ जो कि सिवाना का सामंत हुआ करता था, ये टांग पे टांग देके और मुछों के वंट लगा रहा था। और सुरजन के पता नहीं क्या जी में सुरजन ने अचानक कहा कि साहब कल्ला रायमलोथ के साथ किए, सिवाना वाला जो कल्ला रायमलोथ इसके साथ किए। कल्ला रायमलोथ ने अचानक अपना नाम सुना कि मेरा नाम ले, उसने कहा हाँ 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 मेरे साथ ही हुई, थोड़े दिन पहले ही की थी अभी। अकबर को दोनों के चेहरे से, दोनों की बातचीत से लगे कि झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करे, लड़की का बाप कहे कि मैंने सगाई कर दी, जिसके साथ हुई है वो कहे कि मेरे साथ कर दी, अब क्या किया जाए। अकबर अपने चेहरे पे जितनी झूठी फीकी हंसी ला सकता था वो लाया, और उसने लाके कहा क्या यार कल्ला जी, ये चुपचाप बैठे बैठे सगाई करवा ली, बताया नहीं, पार्टी वार्टी दे देते कम से कम। और कलायर वापस कहा अरे के साहब थोड़ी जल्दबाजी थी, ग्रह नक्षत्र थोड़े ऐसे ही थे, मुहूर्त बाद में था नहीं, फटाफट करनी पड़ी। पार्टी क्या बात, आज शाम को आ जाओ अपने आप, तो आप शाम को आ जाओ और शाम को ही अपने तो पैक वैक लगा लेंगे, चिंता ही मत करो आप। पर अकबर का मूड खराब हो गया और कहते अकबर ने हाथों हाथ कहा आज का दरबार कैंसिल, आज का दरबार इतना ही। बाहर आए, बाहर आते ही सब राजा एक दूसरे से खुसर फुसर करेंगे, यार ठीक आज तो बना गए। आज तो अकबर को दोनों ने मिलकर बना दिया। और सुरजन भाग के कल्ला रायमलोथ के पास गए। सुरजन ने कल्ला रायमलोथ को कहा कि कल्ला जी अब भले बातों बातों में युवा हो, लेकिन मैंने मेरी बेटी की सगाई तो आपके साथ कर दी, आप एक काम करो फटाफट बूंदी जाओ और बूंदी जाके राजकुमारी से वास्तव में सगाई करके आ जाओ, वरना और किसी को पता चल गया तो फिर कोई लफड़ा होगा। कहते कल्ला रायमलोथ रातों रात बूंदी आया। सुरजन ने वहां से लेटर लिख के भेजा कि कल्ला रायमलोथ आया, रातों रात ही अपने सगाई का छोटा मोटा कार्यक्रम करके भेजो, और सगाई की यहाँ पे, और यहाँ से वापस चला गया। बूंदी की वो जो राजकुमारी थी, सुरजन की जो बेटी थी, इसकी सगाई की गई थी, उसका नाम था भानकंवर। तो भानकंवर की सगाई कल्ला रायमलोथ के साथ कर दी गई। अब दरबार लगा। अकबर ने उस दिन तो जब छुट्टी की, अकबर ने कहा भाई 2-3 दिन की छुट्टी है भाई, 2-3 दिन नहीं आना आपने, तो मूड खराब हो गया था उसका ज्यादा। 2-3 दिन बाद दरबार लगा। दरबार लगने के बाद में जब इकट्ठे हुए, कल्ला रायमलोथ अकबर को दिखा, दिखते अकबर का दिमाग खराब, यार ये कहां से दिख जाता है मेरे को दरबार में। और कहते हैं कि अकबर ने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुलाया इसका ट्रांसफर कर, ये आगरा में नहीं दिखना चाहिए मेरे को। और कल्ला रायमलोथ का लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया, साहब इसको लाहौर भेज दिया जाए, नायब सूबेदार बना के, वॉइस गवर्नर बना के उसको वहां भेज दिया गया। सूबेदार वहां पे कोई और कोई एक मुस्लिम बंदा था, उसको सूबेदार गवर्नर बनाया हुआ था, और इसको वहां पे डिप्टी गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। कल्ला रायमलोथ वहां गया, थोड़े दिनों बाद उससे किसी बात पे लड़ाई हो गई, वो जो गवर्नर था उससे लड़ाई हो गई। कल्ला रायमलोथ ने गवर्नर को मार दिया, और गवर्नर को मार के वहां से सिवाना आ गया। यार आप बादशाह के आदमी को मार के आते हो, बहुत बड़ी बात है। अब इसका मतलब बादशाह आपको मारेगा, लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं किया। बादशाह वैसे शांत धीर गंभीर, कोई मतलब चर्चा है नहीं इस बात की। उल्टा बादशाह ने थोड़े दिनों बाद कल्ला रायमलोथ के पास मैसेज किया कि कल्ला जी मेरे पास आगे आगरा मिलो। कल्ला रायमलोथ मिलने के लिए गया कि यार बादशाह ने बुलाया, क्या बात हुई। गया, जाते ही अकबर ने बधाई दिया ना, थैंक यू, उस लिचड़ को तो मरना ही था, तुम नहीं मारते तो मैं मारता, फर्जी आदमी था वो, तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बधाई हो, प्रमोशन किया जाता, आपको आपको गवर्नर बनाया जाता। कल्ला रायमलोथ को लगा यार दाल में काला तो है, अकबर के आदमी को मार के यार अकबर कुछ कह भी नहीं रहा है मेरे को, चुपचाप। उसने कहा साहब जो भी हुआ अब हो गया, गलती उसकी थी। अरे अरे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, आप तो गवर्नर हो वहां के। और सुनो घर पे सब राजी खुश, सब एकदम दया, आप सब कुशल मंगल लगे। हाँ मैंने सुना तुम्हारी बहन शादी योग्य। और कल्ला रायमलोथ को लगा कि अच्छा समस्या यहाँ है, दुख है पेट बतावे माथो, मतलब आदमी बात दूसरी करना चाहता है इसलिए दूसरी बातें कर रहा है। उसने कहा साहब जहां पना जो आपने सुना एकदम सही बात है, राजकुमारी की मेरी बहन की शादी तो करनी है, तो क्यों ना उसकी शादी सलीम के साथ की जाए। कल्ला रायमलोथ वहां मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा साहब पक्का, पर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार ही हूं, पर सर एक बात आपको भी समझनी चाहिए, रिश्ते बराबर वालों के अंदर होते हैं। आप कहाँ बादशाह, मैं सिवाना का छोटा मोटा सामंत, अपने में कहा रिश्तेदारी। आप किसी बड़े राजा के साथ, बड़े नवाब के साथ, बड़े सुल्तान के साथ रिश्ता कीजिए। मैं सर मेरे बराबर में कोई सामंत होगा वहां पे रिश्ता कर लूंगा। और अकबर ने कहा अरे नहीं नहीं, ये कौन सी बात भी, लड़के में गुण अच्छे होने चाहिए, घर परिवार का क्या है,
राजकुमारी के बारे में हमने सुना है, राजकुमारी बहुत समझदार सिंसियर है, उसकी शादी आप तो सलीम के साथ करो। कल्ला रहमत फिर फंस गया। कल्ला रहमत ने कहा था बाकी बातें और सही है आपकी, पर मैं जब गरीब आदमी सिवाना में कहाँ तो बारात रुकवाऊंगा, कहाँ दहेज दे पाऊंगा, कहाँ आपकी सेवा चाकरी कर पाऊंगा बारात की। अकबर ने कहा आप चिंता ही मत करो, पैसे टक्के कमी है तो आप तो दरबार से जीते चाहिए, खजांची को बोलो, खजांची आपको पैसे दे देगा। ट्रेजरार को कहा भाई कल्ला जी जीते पैसे मांग, कल्ला जी को पैसे दे देना, और बारात वरात की चिंता मत करो, आप तो बारात छोटी आएगी, आप तो जाके व्यवस्था की तैयारी करो। फंस गया कल्ला। कल्ला ने कहा चलो पैसे तो दो, आप एक काम करो, पैसे लेके आया, सिवाना किले को ऊंचा ऊंचा करवाया, पहले तो सिवाना किले का रिनोवेशन करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया उसका। थोड़े दिनों बाद में अकबर को मैसेज किया कि साहब हम शादी के लिए तैयार हैं, इस मुहूर्त को बारात भेज दो, पर सिर्फ वापस एक बात सुन लेना, सर बारात छोटी भेजना, मेरे पास में व्यवस्था नहीं है ज्यादा। अकबर ने कहा यार इतने डर रहे हो आप तो चलो जहांगीर और जहांगीर के 4 दोस्त ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, छोटी सी बारात भेजेंगे एकदम। कल्ला रहमत साहब धन्यवाद आपका। ऐसी कहानियां हैं, अपनी जनश्रुतियां हैं, फोकलोर है कि जहांगीर की बारात आई, जहांगीर की बारात आके सिवाना के बाहर आके रुकी। अभी भी अपने गांव में रिवाज आता है कि जब बारात आती है तो बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके मिलते हैं, सामने जाके स्वागत करने को, सामने जाके मिलने को अपनी लोकल भाषा के अंदर बोलते हैं सामेड़ा। तो जब बारात आई तो कहा साहब सामेड़ा करने के लिए चलो। तो याद रखना भाई इंग्लिश मीडियम वाले शहर के जो बच्चे हैं ज्यादा ध्यान रखना, कोई पूछ लेगा कभी एग्जाम में सामेड़ा क्या होता है, तो वेलकम बारात, बारात का जो स्वागत किया जाता है सामने जाके जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सामेड़ा बोलते हैं। वरना आरपीएससी इस मामले में बड़ी तेज है, क्वेश्चन पूछ लेती है सामेड़ा क्या है और फिर ऑप्शन और वैसे दे देती है, सुदूरवर्ती बाड़मेर का एक गांव, मूंग की एक किस्म, ग्रासिया जनजाति की महिला की नाक का आभूषण, फिर एक दे देती है बारात के समय निभाई जाने वाली एक रस्म। आपको लगता होगा यार कोई ग्रासिया महिला नाक कान में पहनती होगी कुछ ना कुछ, लिए सामेड़ा हो गया होगा, नहीं भाई, बारात के टाइम का एक ट्रेडिशन है अपना, बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सामेड़ा। बाउंड्री, बाउंड्री होती है ना जो गांव की बाउंड्री, अपने गांव की भाषा में उसको बोलते हैं कांकड़। तो कहते गांव की बाउंड्री पे, गांव की कांकड़ पे आगे बारातें रुक जाया करती थी। तो जहांगीर की बारात कांकड़ पे रुकी, जहांगीर अपने 4 साथियों के साथ में वहां रुका हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि कल्ला रहमत वहां गया, उसने जाके जहांगीर के गले के अंदर जूतों की माला डाली, जहांगीर के साथ वाले 4 और थे उनकी चारों की मारपीट और भगो यहाँ से, और जा कह देना तेरे बाप को नहीं की शादी। शहजादे की आप बेइज्जती करके यूं भगाओ, इससे बुरा और कुछ ही नहीं हो सकता। और जहांगीर भागा बेचारा वहां से, चप्पलें हाथ में ली जहांगीर ने, शेरवानी वेरवानी फट गई उसकी। कहीं से पहले एसटीडी पीसीओ से फोन किया कि डैडी किधर भेज दिया, ये आदमी खतरनाक है, इसने ऐसे किया हमारे साथ में। और कहते हैं अकबर ने कल्ला रहमत का विद्रोह दबाने के लिए या कल्ला रहमत को उसको दंडित करने के लिए उसके चाचा या उसके ताऊ के दो मोटा राजा उदय सिंह को ही कहा कि उदय सिंह जी साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, कल्ला रहमत की लाश मिलनी चाहिए मुझे। और कहते हैं मोटा राजा उदय सिंह ने एक बड़ा हमला किया, 1589 की बातें ये। 1589 में मोटा राजा उदय सिंह अकबर की तरफ से सिवाना के किले पर आक्रमण कर देते हैं। जब कल्ला रहमत को पता चला कि आक्रमण होने वाला है, कल्ला रहमत डरा नहीं आक्रमण से, उसने कोई बात नहीं, अपने आक्रमण को झेलेंगे, और उसने वही तरीका अपनाया जो उससे पहले वीर अपनाया करते थे। मैंने पहले के वीडियो के अंदर बताया था, उसने साका किया। यहाँ पे कल्ला रहमत सिवाना में साका कर लेता है। ये सिवाना का दूसरा साका था, पहला साका मैं जब आगे चौहान पढ़ाऊंगा तब हम पहले साके की बात करेंगे। ये सिवाना का दूसरा साका था, 1589 के अंदर कल्ला रहमत द्वारा किया गया। किसके खिलाफ किया गया, तो अकबर के खिलाफ किया गया। अकबर की तरफ से सेना लेके कौन आए थे, तो अकबर की तरफ से सेना लेके मोटा राजा उदय सिंह आए थे, सेनापति बन के ये आए थे। साके में 2 चीजें होती है, साके में एक तो होता है जोहर और एक होता है केसरिया। केसरिया पुरुष करे, जोहर महिलाएं करे, महिलाओं में रानी करे। कल्ला रहमत की तो शादी नहीं हुई बेचारी, रानी कहां से आए। और वो बूंदी की राजकुमारी जिसके साथ केवल सगाई हुई थी, जब उसको समाचार मिला कि मेरे पति साका करने जा रहे हैं, उसने बूंदी से समाचार भेजा कि सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है, यदि आप रण मरण के लिए तैयार हो रहे हैं, यदि आप युद्ध में केसरिया करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं जोहर को क्यों ना लीड करूं, मुझे क्यों ना बुलाया जाए। और उस राजकुमारी को जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, उस भान कंवर को, बूंदी के राव सुरजन की बेटी को बुलाया गया, और वो यहाँ पे जोहर को लीड करती है। तो भान कंवर के नेतृत्व में तो जोहर किया गया और कल्ला रहमत के नेतृत्व में केसरिया किया गया।
मैंने बताया था साकों का मतलब ही उस समय युद्ध करना होता था जब हार निश्चित हुआ करती थी और एकमात्र उद्देश्य दुश्मन को अधिकाधिक हानि पहुंचाना हुआ करता था। कल्ला रायमलोत अपने वीर साथियों के साथ अकबर की सेना को अधिकाधिक नुकसान पहुंचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। भानकंवर अपने पति के निर्देशानुसार जौहर करती हुई अन्य महिलाओं के साथ में अग्नि के अंदर समाहित हो गई। ये सिवाना का दूसरा साका था जो 1589 के अंदर किया गया था। आज भी सिवाना का जो किला है वो कल्ला रायमलोत के उन बातों का साक्षी है। आज भी सिवाना का जो किला है वो अकबर के खिलाफ किए गए उस जौहर और केसरिया का साक्षी है। वो जो केसरिया था वो कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखना भाई कल्ला रायमलोत की बातें। अब इसे थोड़ी सी एक बात और, मैंने कल एक बताया था कि बीकानेर के एक राजा थे कल्याणमल और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जब अधीनता स्वीकार की तो अपने दो बेटे अकबर के पास में छोड़ गए थे, एक राय सिंह और एक पृथ्वीराज। मैंने बताया था राय सिंह वो है जो बाद में जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। पृथ्वीराज वो था जिसे अकबर अपने साथ ले गया था और अकबर ने उसे वहां पर अपना कवि बना लिया था, दरबार के अंदर रहता था। कहते जब ये घटनाएं हुई दो तीन कि कल्ला रायमलोत वहां सुरजन की बेटी से सगाई कर लेता है, इधर लाहौर में गवर्नर को मार देता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रायमलोत से मिले एक बार। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत कहा यार कल्ला क्या ऐसे बदमाशियां करता रहता है, तू चला चला के पंगे लेता रहता है, क्या जरूरत थी मुगल दरबार में कहने की कि सुरजन की बेटी के साथ मेरी सगाई हुई है? क्या जरूरत थी लाहौर के अंदर गवर्नर को मारने की? कहां आवश्यकता पड़ी तुझे कि जहांगीर की बारात को यहां से वापस भगा दे? अब अकबर तेरे खिलाफ दांत खिटखिटा रहा है, मारेगा तेरे को। कहते कल्ला रायमलोत ने कहा कि अंकल, राठौड़ थे, बीकानेर वाले राठौड़, कल्ला रायमलोत राठौड़ ने, अंकल ये तो आप चिंता ही मत करो, मरने वरने वाली बात तो मैंने सिर पे केसरिया बांध रखा है, मैं खुद ही अब तो मरने के लिए तैयार हूं। आप कभी मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ बता क्या काम है तेरे? कहा आप मेरे मर्सी लिख दो। क्या लिख दो? मर्सी। मर्सी क्या होते हैं? किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे, दोहे मतलब दो दो लाइन की जो पंक्ति होती है, कपलेट्स जो होते हैं, किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे जो किसी वीर की वीरता पर उसके मरने के बाद लिखे जाएं। क्योंकि मरने के बाद लिखे जाते थे इसलिए उनको क्या बोलते थे? मर्सी। जैसे कोई युद्ध के अंदर लड़ा, लड़ते हुए मारा गया तो कभी राजी हो गया उसकी वीरता पे, जो दोहे लिखता था मरने के बाद लिखता था, इसलिए उनको क्या बोलते थे? मर्सी। और कल्ला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, कि आप तो मेरे मर्सी लिख दो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा ठीक है, तू लड़ते हुए मरेगा तो तेरे मर्सी लिख दिए जाएंगे, तू लड़ तो सही, बाद में लिख दूंगा मैं। उसने कहा ना ना पहले लिखो, आज लिख के सुनाओ देखे कैसे लिखते हो आप। क्या मजाक करता है यार, मर्सी का मतलब ही मरने के बाद होता है, तो मैं जिंदा रहते हुए कैसे लिख सकता हूँ? वो तो कवि देखता है कि अगला बंदा कैसे लड़ा, हाथी पे लड़ा, घोड़े पे लड़ा, तलवार से लड़ा, भाले से लड़ा, कितने लोगों को मार के मरा, कहीं बीच में कोई भाग जाए फिर किस बात की मर्सी? कल्ला रायमलोत ने कहा अंकल उसकी तो आप चिंता ही मत करो, आप जैसे जैसे कहोगे मैं वैसे वैसे लड़ लूंगा। कहते पृथ्वीराज राठौड़ ने उसके मरने से पहले उसको उसके मर्सी लिख के सुनाए थे। किसी राजस्थान के कवि का बहुत अच्छा दोहा है कि कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुनी नहीं जाए, जिन बिद कवि जतावी और उन बिद कटी हो जाए। कटिया पहला कोड स्यूं, कोड मतलब चाव, अपने कटने से पहले चाव से, गाथ सुनी नहीं जाए, गाथ मतलब गाथा कहानी, निज मतलब अपनी, अपनी कहानी उसने सुनी, कटने से पहले उसने बड़े चाव से अपनी कहानी सुनी। जिन बिद कवि जतावी हो, जैसे जैसे कवि ने जताया था, उन बिद कटी हो जाए, वैसे वैसे कट के मर गया था वो जो वीर, जिस बहादुर की हम बात कर रहे हैं, जिसने अपने मरने से पहले अपने मर्सी सुन लिए थे, उस वीर का नाम था कल्ला रायमलोत। वो जिस कवि ने उसके मर्सी लिखे थे उनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। वो जिनके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, वो अकबर के खिलाफ उसका सिवाना का दूसरा साका था, मोटा राजा उदय सिंह सेना लेके आए थे, जिसमें केसरी को वो लीड कर रहा था और जौहर को लीड उसकी वो पत्नी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी, जो बूंदी के राव सुरजन की बेटी भानकंवर थी, 1589 के अंदर जौहर कर लेती है, जो सिवाना के दूसरे साके के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखना भाई, बहादुर आदमी था कल्ला रायमलोत, याद किया जाना चाहिए। विडंबना है कि हिस्ट्री हमारे ऐसे पात्रों को याद ही नहीं कर पाई। अक्सर क्या हिस्ट्री का एक बड़ा लोचा हुआ कि हमने हमेशा राजाओं को याद करना शुरू कर दिया। हम जो राजाओं से इतर जो कोई कैरेक्टर थे, उस सीधी सीधी लाइन के इधर उधर के जो हीरो है उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। आवश्यकता इस बात की कि उन हीरोज के बारे में बताया जाए, तब हम जिस सबाल्टर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे, जो दूसरे क्षेत्र हैं उन तक हमारी पहुंच बढ़ पाएगी, वहां तक रीच बढ़ पाएगी। ऐसा ये कैरेक्टर कल्ला रहमतुल्लाह था। तो मुझे तो मोटा राजा उदय सिंह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें यदि किसी में लगती है तो कल्ला रहमतुल्लाह के अंदर लगती है। आप भी याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं।